तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया मानवा। ठीक है, तो इस मानवा का नाम है हु आई एम द 10th सर्कल मैजिशियन और द मार्शल किंग। और मेरे हिसाब से इस मानव को मस्त देख लेना, मज़ेदार है। क्योंकि मैंने जब पहला चैप्टर पढ़ा था ना, इसके अंत में जैसे ही मैं एंड पे पहुंचा, लिटरली मैं बहुत तेज़ से हंसने लगा। ठीक है, तो तुम भी देख लो, मज़ेदार है। तो इस मानवा की स्टार्टिंग में हम लोग को एंथ्रस एम्पायर की कैपिटल राइफनहीम का सीन दिखाया जाता है। कई सारे मॉन्स्टर वहाँ पर अटैक कर रहे होते हैं और लोगों को मार रहे होते हैं। तभी कोई बोलता है कि हमारे 2 मिलियन की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी, वो इविल डीमन ने जिनको समन किया था उनके द्वारा मारी गई। तभी पीछे से एक सोल्जर बोलता है कि 2 लाख लोग मर चुके हैं हमारी आर्मी में से, उसी के साथ में 3 लाख जो समन किए हुए लोग थे वो लोग अभी इंजर्ड हैं। तभी एक और बंदा बोलता है कि जो डीमन किंग है वो हमारे नेशन को पूरे तरीके से इविल चीज़ों में पेंट करना चाहता था, लेकिन अब चीज़ें ऐसे ख़त्म हो रही हैं। जो इविल डीमन किंग है वो पक्का ही हमारे ट्रू हीरोज़ के द्वारा मारा जाएगा। पीछे से वो बंदा भी बोलता है कि हाँ मैजेस्टी, ये आप ही के कारण हो पा रहा है। सीन शिफ्ट होकर के हम लोग को हॉल ऑफ एफबीएस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यहाँ इनका हीरो दिखाया जाता है जिसका कि नाम एलेक्स होता है। एलेक्स बोलता है कि अब जो तुम्हारी बुरे पाप हैं उनको बंद करो, अब तुम्हें ये चीज़ करने की और ज़रूरत नहीं है। इविल किंग वापस लौट आओ, डीमन किंग राइफन हार्ट। सामने बंदा बैठा होता है जिसके बारे में बताया जाता है कि ये एंथ्रस एम्पायर का एम्परर है और इसका नाम है राइफन हार्ट बेड अंतरेस हैं। और सामने से एक बंदा सॉर्ड सेंट साइरस बोलता है कि डीमन किंग, हम लोग तुम्हारा अंत करेंगे और ये जो इस एम्पायर की डार्क हिस्ट्री है इसको भी ख़त्म कर देंगे। इसको सुनकर के डीमन एम्परर बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अपसेट करने वाली चीज़ है, मैंने इस एम्पायर को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, आखिर तुम इसको डार्क एम्पायर क्यों बुला रहे हो? इसका एक नाम भी है एंथ्रस और यहाँ पर भी सूरज जगता है, तो इसको डार्क बुलाने का क्या फ़ायदा है? तभी पीछे से एक बंदा जिसका कि नाम मार्शल किंग टेस्लन होता है, ठीक याद कर लेना, और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर डीमंस को बड़ा कर रहे हो, जैसे ही तुम चले जाओगे तो ये सभी के सभी करप्ट मॉन्स्टर हैं, वो अपने डीमनिक नेचर को जल्द ही खो देंगे और पहले के तरीके हो जाएंगे। डीमन किंग एकदम अजीब सा चेहरा बनाते हुए मन में बोलता है कि डीमनिक नेचर, मेरा घोड़ा, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं स्टार्टिंग से ही बस मैंने उनको ह्यूमन टैक्टिक्स करना सिखाया है। वो लोग हमेशा ही अपनी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा ऐसे जी रहे हैं कि कोई भी इंसान उनको मिसट्रीट करता था। इस वजह से मैंने उनको ये रास्ता सिखाया कि तुम्हें बस फाइट बैक करना है। और ये लोग कह रहे हैं कि वो करप्ट हैं, वो लोग बस वही चीज़ कर रहे हैं जो कि इंसान करते हैं। और बोलता है कि क्या तुमने मेरे जो 4 हेवनली किंग थे उनको ख़त्म कर दिया? इसको सुनकर के सॉर्ड सेंट साइरस बोलता है कि हाँ, तुम उस डर्टी ऑर्क की बात कर रहे हो, वो मेरी सॉर्ड के सामने उसका कोई भी मैच ही नहीं था। इसको सुनकर के डीमन किंग कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि तुमने जो ब्रेव ग्रेट सोल्जर ऑर्क वॉरियर था थेथिड, उसकी मौत हो चुकी है। और अपने मन में कहता है कि इवन भले ही ऑर्क एक बार्बरिक प्रजाति लग सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट प्रजाति भी होती है। वो कभी भी अपने जैसे किसी दिखने वाले को धोखा नहीं देते हैं, वो कमज़ोर को प्रोटेक्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग से फाइट करते हैं। आखिर इन कमीनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उनके बारे में इतना ज़्यादा ख़राब बोल सके? भले ही वो नहाते नहीं हैं रेगुलरली, तो वो थोड़े से गंदे लिखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। और जो मार्शल किंग होता है वो बोलता है कि क्या 4 हेवनली किंग, क्या बकवास कर रहे हो? जो वो मॉन्स्टर स्ट्रोल था उसने भी अपने पापों को पूरे तरीके से भर लिया है। और इसको सुनकर के डीमन किंग फिर अपने मन में बोलता है, क्या इवन गुरुथ अथिल का, उसकी भी मौत हो चुकी है? मैं जानता हूँ ट्रोल्स भी थोड़े से खतरनाक लगते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हार्श नहीं है। वो नेचर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इस वजह से स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देते हैं, ना कि अपने लुक्स पर। और तभी एक लड़की जिसका कि नाम सेंटिस एलियान होता है, वो बोलती है कि जो इविल डॉर्फ था, जो कि गॉड ऑफ डार्क की पूजा करता था, उसको भी जस्टिस मिल चुकी है। इसको सुनकर के डीमन किंग बोलता है कि क्या इवन मैचलिन भी मर चुका है? और अपने मन में बोलता है कि आखिर कब से गॉड ऑफ ड्वार्फ पोथ, वो कब से गॉड ऑफ डार्क बन गया? ये लोग सच में बहुत ज़्यादा घमंडी हैं। इनको लगता है कि सभी के सभी गॉड उन 12 गॉडों को छोड़ करके सब के सब इविल हैं। और फिर एक मैजिशियन जिसका कि नाम जेड आर्कलाइट होता है, वो बोलता है कि हम लोगों ने जो करप्टेड डार्क एल्फ थी उसको भी इस दुनिया के पार पहुंचा दिया है। उसके पास में मेरे सामने मैजिक के खिलाफ खड़े होने का कोई भी चांस ही नहीं था। डीमन किंग उसको याद करने लगता है और भाई एकदम ऑफिलिया जैसी लग रही है। फिर एकदम गुस्से में बोलता
है क्या साइरस भी लिटरली ऐसा लग रहा है कि अब तुम सच में मरने की भीख मांग रहे हो। सामने से वो बंदा बोलता है कि अब तुम सच में अपने ट्रू कलर्स को दिखा रहे हो। जो डार्क एल्फ थी वो एक डीमन थी जो कि डार्क साइड पर गिर चुकी थी। हम लोगों ने तो उसको मारते समय बिल्कुल दया तक नहीं दिखाई। और डीमन किंग बोलता है कि डार्क एल्फ, हाँ भले ही उसका जो स्किन का कलर है वो तुम लोगों से डार्क है, ये इस वजह से है क्योंकि सभी के सभी इंसानों ने पेड़ों को काट दिया, इस वजह से उसको खुले एक लैंड में रहना पड़ा। और तुम उस एक प्योर ब्लडेड हाई एल्फ को डार्क एल्फ के तरीके ट्रीट कर रहे हो जिसके कि स्किन पर थोड़ा सा टैन आ गया। और टैनिंग बता दूं, जैसे कि तुम सूरज में निकलते हो तो उसके जो स्किन काली जैसी पड़ जाती है उसको टैनिंग बोलते हैं, तुम काले नहीं होते हो, समझे। तो उसको साफ़ किया जा सकता है, ठीक है। तो फिर उसके आगे दिखा जाता है सभी के सभी लोग एकदम पावर वाले मूड में आ जाते हैं। और हीरो बोलता है कि मैं जो भी लोग मरे हैं उनका बदला लूँगा अपनी इस स्वॉर्ड के साथ में। इसको सुनकर के डीमन किंग बोलता है कि क्या तुम लोग मेरी बात को नहीं सुन रहे हो? अच्छा तुम मेरा बदला लेने वाले हो तो ये बताओ कि जो दूसरी दुनिया से आए हुए मरे लोग हैं उनका क्या होगा? इसको सुनकर के हीरो बोलता है कि तुम कमीने राइफन हार्ट, अगर ये तुम्हारी इविल पावर की वजह से ना होता तो फिर जो डार्क साइड है उसमें कोई भी मॉन्स्टर जाता ही नहीं। वो लोग अपनी ज़िंदगी को अपने फेथ के अनुसार ही जीते। इसको सुनकर के डीमन किंग अपने मन में बोलता है कि अब कोई भी फ़ायदा नहीं है, वो लोग मेरी बातों को सुनने नहीं वाले हैं। वो लोग जो दूसरी दुनिया से आने वाली स्पेसीज़ हैं उनको स्लेव्स के तरीके समझते हैं। और कहता है कि ठीक है, अच्छा ऐसी बात है। और बहुत ज़्यादा एनर्जी को निकालते हुए बोलता है कि अब मैं वही डीमन किंग बनने वाला हूँ जिसकी कि तुमने इतनी देर से इच्छा करी थी। और एनर्जी का यूज करता है जिससे बहुत ग्राउंड होता है वो टूट जाता है। बताता है कि मेरा नाम है राइफन हार्ट और मैं एक जस्ट ऑर्डिनरी ग्रेट मेज हूँ। हाँ वैसे ग्रेट मेज बनना भी कुछ ऑर्डिनरी नहीं होता है। वेल छोड़ो, जो ह्यूमंस हैं वो दूसरी दुनिया से आई हुई स्पेसीज को बस एक काम करने का जरिया समझती हैं। जैसे कि एल्फ्स को सुंदर सर्वेंट के तरीके देखा जाता है जो कि लंबी ज़िंदगी को जीती हैं। उसके अलावा डॉर्फ को स्लेव के तरीके देखा जाता है जो कि माइनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ऑर्क को ऐसे देखा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा भारी कामों को अच्छे से कर सकते हैं। और ट्रोल्स को एक हीलिंग पोशन के इंग्रेडिएंट के तरीके देखा जाता है। उनको ऐसे स्लेव्स के तरीके देखा जाता है जिनके पास में ना ही सोचने की शक्ति है और ना ही उनके अंदर कोई भी प्राइड है। मैं इस चीज़ को देख कर के बहुत ज़्यादा चौंक गया था जब मैंने उनके खोए हुए कल्चर को देखा कि ये कितना ज़्यादा डीप तक गया हुआ है। तो मैं गया उनको जानने के लिए, उनके कल्चर को जानने के लिए। वहाँ पर मुझे एल्फ के द्वारा स्पिरिचुअल मैजिक और ट्रोल्स के द्वारा सॉर्सरी सीखने को मिली। और उनको एक साथ कंबाइन करने के बाद में मैं इस हिस्ट्री का पहली बार 10th सर्कल मैजिशियन बन पाया। फिर मैंने उन लोगों के साथ में बातचीत को जारी रखा और उनसे मिलना जारी रखा, जिस चीज़ ने मेरे ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। अब मैं उन लोगों को एक स्लेव के तरीके ट्रीट होते हुए नहीं देख सकता था। इस वजह से मैंने उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था इंसानों को ट्रिक करना। जैसे कि मेरी टेरिटरी जितनी ज़्यादा बढ़ रही थी और ऐसे चलता रहा। उसके बाद में जो इंसान थे उन लोगों ने नाइट्स को भेजना स्टार्ट कर दिया हम लोग को रेड करने के लिए। वो लोग लगातार हम लोग को रेड करते थे, हम लोग की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते थे और हमारे लैंड को लूटा करते थे। अब हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहे, लेकिन इसी चक्कर में हम लोगों ने अपने बहुत सारी लैंड को अपने नीचे कर लिया, जिस वजह से हम लोगों का टाउन का जो साइज़ था वो और भी ज़्यादा बड़ा होता रहा। इतना ज़्यादा बड़ा, इतना ज़्यादा बड़ा, इतना ज़्यादा बड़ा, जबकि वो एक एम्पायर बन गया। मैंने एक एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया जिसका कि नाम था एंथरस एम्पायर। पर ऐसा नहीं था कि मैं ह्यूमंस को हेट करता था, मैं ये बिलीव करता था कि जो दूसरे दुनिया की जो स्पेसीज़ हैं उन लोगों को ह्यूमन से इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए। और हम लोगों ने इंसान के साथ में जो रिलेशनशिप थी उसको भी काटा नहीं था, लेकिन आखिर उसका सिला देखो क्या हुआ। इवन हमारे जो सिटीजन्स थे एंथरस एम्पायर के, वो लोग ये एग्री करते थे कि यहाँ पर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जो इंसान जो कि दूसरी साइड में थे वो लोग ये आर्ग्यू कर रहे थे कि ये सारी की सारी चीज़ें डीमंस की जो इविल स्पेल है इसके कारण वो लोग बोल रहे हैं। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर वो लोग उनको हेट क्यों करते थे, क्योंकि मेरी आर्मी में ओगरे और गॉब्लिन थे जो कि देखने में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। पर मेरे लोगों को मारना सिर्फ और सिर्फ इतने छोटे से रीजन के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है।
मेरे पास में एक ड्यूटी है मेरे अंपायर को बचाने की, और अगर कोई ऐसा कानून है जो कि तुम्हें मर्डर करने को अलाउ करता है तो फिर मैं उस कानून को बदल दूंगा और उसकी जगह पर एक नया कानून लाऊंगा। हीरो पर अटैक करता है, दिखाया जाता है हीरो पीछे जाकर के एकदम हालत ख़राब हो जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तो तुम हीरो हो है ना, और तुम स्वॉर्ड और मैजिक दोनों में ही प्रोफिशिएंट माने जाते हो, लेकिन सच्चाई में बताया जाए तुमने इन दोनों में से किसी को भी मास्टर नहीं किया हुआ है। और अपने मन में कहता है कि अगर सच में बताऊं वो देखने में तो अच्छा है लेकिन फिर भी वो ताकतवर नहीं है। और उस हीरो जो होते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ स्टोरी के अंत तक सर्वाइव भी करते रहते हैं। और भाई क्या बैडस लग रहा होता है। सामने देखता है मार्शल किंग टेस्लन को, बोलता है कि ये अब बचा हुआ है मार्शल किंग टेस्लन, क्योंकि यहाँ पर जो सभी के सभी लोग हैं वो लोगों को हराना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इस बंदे के पास में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिक है, ये दूसरों से बिल्कुल ही अलग है, ये आसानी से ही मुझे हरा सकता है, इसको हराने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। टेस्लन उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और एक मुक्का लगाता है जिससे ज़मीन में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलता है कि मेरे हिसाब से इसको तो जेसीबी के तरीके गड्ढा खोदने में लगा लेना चाहिए। वेल चाहे जो भी हो, लेकिन इसको हराना मुश्किल होने वाला है। और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, दूर भाग करके एक पिलर के ऊपर खड़ा हो जाता है। पीछे से टेस्लन फिर से उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है। डीमन किंग कुछ पावर का यूज करता है। टेस्लन बोलता है कि अब ये हमारी जीत है। डीमन किंग राइफन हार्ट और एक अटैक करता है उसके सर पे, जिससे डीमन किंग की ऐसी की तैसी हो जाती है, उसके सर से खून का फव्वारा निकलता है और वो बोलता है कि क्या तुम सिर्फ यही कर सकते थे? मैंने इसको अपने मैजिक से ब्लॉक कर लिया। इसको सुनकर के टेस्लन बोलता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था डीमन किंग से, तुम डीमंस के लीडर हो तो तुम ये तो कर ही सकते हो। डीमन किंग की हालत दिखाई जाती है जो अपने मन में कहता है कि डैम इट, मेरा पूरा चेहरा टूट चुका है, ऐसा चलता रहा तो फिर मैं मर जाऊंगा। मुझे किसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इसको मारना है, लेकिन ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मैं इसके खिलाफ जीत पाऊँ। और टेस्लन बोलता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें इस दुनिया के पार दूसरी दुनिया में भेज देता हूँ। तो डीमन किंग भी बोलता है कि हाँ चलो तुम जीत गए, तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन टेस्लन फिर से ऐसी चीज़ बोल देता है और बोलता है कि अब मैं ये मान रहा हूँ कि जो तुम्हारी डीमनिक पावर है सभी के सभी जो डीमंस हैं उनके ऊपर से हट जाएगी और उनका दिमाग ठीक हो जाएगा। फिर से डीमन किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं यहीं पर गिव अप करने वाला था, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या तुम्हारा मतलब है कि अपनी डीमनिक इंस्टिंक्ट से निकल जाएंगे? तुम्हारा मतलब कि उनकी जो भाग्य है सिर्फ और सिर्फ उनको स्लेव जैसा ट्रीट होना ही उनका भाग्य है? मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है और पोकेबॉल निकाल लेता है। पोकेबॉल का कुछ बढ़िया वर्जन लग रहा है, चलो छोड़ो। और बोलता है कि ये है आई ऑफ द टाइम एंड स्पेस। ये एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है जो कि मुझे एंशिएंट र्यून से मिला था। ये एक ऐसा एंशिएंट आर्टिफैक्ट है जिसके पास में बहुत ज़्यादा पावरफुल मैजिक है। इवन उसको मैं, जो कि 10th सर्कल का मैजिशियन है, उसको भी अभी तक रीड नहीं कर पाया है। तो टेस्लन बोलता है कि हे आखिर तुम ये क्या करने जा रहे हो? तो डीमन किंग बोलता है कि मैं टाइम एंड स्पेस रिग्रेशन स्पेल का यूज करने वाला हूँ। ये एक ऐसी स्पेल है जो कि टाइम को दोबारा से पीछे पहुँचा देती है। और अपने मन में बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि ये बिल्कुल काम भी करने वाला है या फिर नहीं। तो टेस्लन आगे बढ़ता है और बोलता है कि राइफन हार्ट, और अटैक करने के लिए बढ़ता है। और मेन कैरेक्टर बस अपने मन में बोल रहा होता है कि नहीं मैं मर नहीं सकता हूँ किसी भी हालत में, अब तो मैं यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ। टेस्लन जाता है उसी बॉल के ऊपर अटैक करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और उन लोगों की क्लैश लगातार चल रही होती है। फिर एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी टाइप में निकलती है और एकदम बिल्कुल सफ़ेद सब हो जाता है। थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं और एक घर का सीन दिखाया जाता है। पर्दों के अंदर से धूप आती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या ये आवाज़ और ये गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? शिट, क्या मैंने सच में सक्सेसफुली वापस में आ गया? एक ऐसी स्पेल जिसको कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में रीड नहीं कर पाया था। मुझे पता है मैं जीनियस हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये बिल्कुल भी काम करने वाला है। आखिर मैं कहाँ पर हूँ? ऐसा लगता है कि मैं टाइमलाइन में पीछे आ चुका हूँ, लेकिन ये कौन सी जगह है? क्या मैं पास्ट में कभी ऐसी जगह पर रहा भी हूँ? आखिर मैं कितने साल का हो गया हूँ? दिखाया जाता है वो टेस्लन की बॉडी में आ जाता है और शीशे के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। अपनी फिजिक को देखते हुए बोलता है कि इस फिजिक को देख करके लग रहा है कि ज़्यादातर जो भी जवान लौंडे होंगे इस फिजिक को चाहते होंगे।
तुम कौन हो। और दिखाया जाता है, वो बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है, इस बॉडी के साथ में क्या खराबी है, इसमें इतने ज़्यादा मसल्स क्यों हैं, ये कितनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रही है। एक मैजिशियन को सिर्फ और सिर्फ मैजिक में स्किल्ड होना चाहिए, लेकिन आखिर ये जो 6 पैक हैं इनका क्या फ़ायदा, इसका मैं क्या करूँगा। ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है, क्योंकि मैं पिछली ज़िंदगी में मेरी बॉडी जब जवान थी तो बहुत सारी लड़कियां इस पे मर जाया करती थी, और जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता गया तो फिर मैं पहले से एकदम कोल्ड नेचर का बन गया। इस वजह से बहुत सारी एल्फ रोने लगी। लेकिन आखिर ये स्टूपिड सा चेहरा किसका है, और ये जो बॉडी है इसको देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये स्टैचू है जिसको कि कार्व करके बनाया गया है, इतने ज़्यादा शार्प मसल। और मन में बोलता है कि क्या ये हुआ क्या है, क्या मैं टाइम का जो रिग्रेशन था वो स्पेल फेल हो चुका है, या फिर मैं किसी दूसरे बंदे की बॉडी में इस समय पर आ चुका हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं पास्ट में नहीं आया हूँ, मैं प्रेजेंट में ही हूँ, लेकिन जो मेरी बॉडी की आत्मा है वो किसी और बंदे के अंदर में चली गई है। और ये लाल कलर की आईब्रो, और ये इतने ज़्यादा पीले कलर की आँखें और ऐसा चेहरा, अगर मैं अच्छे तरीके से देखूं और इसके बड़े होने का अंदाज़ा लगाऊं, ये बड़े होने पे कैसे लगेगा, तो इनडोमिनेटेबल मार्शल किंग टेस्लन। और बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। अभी कोई बोलता है कि टेस्लन, और एक बंदा आता है और बोलता है कि सूरज आसमान पे चढ़ चुका है और तुम अभी तक उठे नहीं हो। और अंदर आता है, बोलता है कि हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जब तुम उठ चुके हो तो अभी तक तुम बाहर क्यों नहीं आए हो। और बोलता है कि चलो चलते हैं, आज फिर से हम लोग एक बहुत अच्छे दिन को बिताएंगे। टेस्लन बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, और अपने मन में बोलता है कि एक मॉन्स्टर। और ये बताओ कि इसको टेस्लन बुलाना चाहिए या फिर राइफन हार्ट। जल्दी हो कमेंट में बता दो, क्योंकि मुझे टेस्लन सही लग रहा है। अगर राइफन हार्ट बताओगे तो राइफन हार्ट बोलेंगे। वो बंदा बोलता है कि हाँ, आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो। तो टेस्लन बोलता है कि मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे सच में नहीं पता है। तो वो बंदा बोलता है कि टेस्लन, क्या तुम ऐसी चीज़ों का पहले यूज नहीं कर चुके हो, तुम पहले भी कई बार अपनी याददाश्त खोने का यूज कर चुके हो। लेकिन मैं पक्के तरीके से बोल सकता हूँ ये तुम्हारा एक्सक्यूज़ अब आगे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है, तो अब मेरे सामने इसको यूज मत करना। और उसकी खोपड़ी को ऐसे पकड़ के ले जाने लगता है और बोलता है कि चलो अब ट्रेनिंग एरिया की तरफ में चलते हैं। टेस्लन अपने मन में बोलता है कि इस सिचुएशन को देख करके लग रहा है ये टेस्लन का टीचर है और कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट द मार्शल किंग गेरार्ड फ्रॉम पोटेस, इसका नाम पता है, बहुत जगह है पोटेस, ठीक है। और बताता है कि फॉर्मर मार्शल किंग गैरेड। और दिखाया जाता है टेस्लन को एकदम रस्सियों में पूरा बांध के एक पेड़ में बांध दिया होता है। वो बोलता है कि एक्सक्यूज मी बूढ़े आदमी, क्या तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो। टीचर बोलता है कि हे शट अप, तुम बहुत ज़्यादा आज बातें कर रहे हो, और उसके मुंह पर भी पट्टी लगा देता है और बोलता है कि चलो ठीक है अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। और एक लठिया उठाता है, बोले तो लाठी डंडा समझ रहे हो। और टेस्लन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। दिखाया जाता है उसके दे दनादन लाठी बजने लगती है और बहुत ज़्यादा पिटने लगता है। मेकट अपने मन में बोलता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, और वो बंदा एकदम लगातार खट 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 पीटा जा रहा होता है। और टेस्लन अपने मन में बोलता है कि तो सीरीज मैं कुछ ऐसे मरने जा रहा हूँ, अब हम लोग शायद से कभी ना मिल पाएँ। वो टीचर बोलता है कि उसके हाथों को देख करके बड़ा ज़्यादा अजीब लग रहा है, ये पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हैं। क्या सच में उस वो सारी याददाश्त को भूल चुका है? लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का जो मार्शल क्लैन है वो हार्ड वर्क से ही और ज़्यादा ताकतवर बनता रहता है, तो फिर हम लोगों को बस ट्रेनिंग ही करनी है। तो अब इस समय पर हम लोग के लिए सल्यूशन एकदम सिंपल ही है कि तुम्हें और ज़्यादा पीटा जाए तो तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। और मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि प्लीज़ कोई मुझे बचावा करके। वो टीचर लगातार मार रहा होता है और वो टीचर बोलता है कि वो रीजन जिस वजह से इंसान वेपन्स का यूज करते हैं वो इस वजह से क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं, उनकी फिजिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, इसी वजह से वो आर्मर और वेपन के ऊपर में रिलाई करते हैं। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि रुको, क्या तुम इंसान को पागल बोल रहे हो क्योंकि वो टूल्स का यूज करते हैं। और वो टीचर एकदम एक्साइटमेंट में बहुत तेज से चिल्लाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज होता है। इंसानों को तो शर्म करनी चाहिए कि वो अपनी वीकनेस को पार करके आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन हम लोग मार्शल आर्टिस्ट हैं, हम लोग अपने वीकनेस को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं और अपनी वीकनेस को ख़त्म कर देते हैं। मेन कैरेक्टर टेस्लन अपने मन में बोलता है कि ये मेरा पहली बार है जो कि मैं इतना ज़्यादा
पागलों जैसा स्टूपिड लॉजिक इतने ज़्यादा सिंपल बातों में सुन रहा हूँ मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी में। और वो टीचर बोलता है कि इंसानों को एकदम स्टील के तरीके मजबूत होना चाहिए, जैसे कि स्टील को जितना ज़्यादा पीटा जाता है वैसे ही इंसान को जितना ज़्यादा पीटा जाएगा वह उतना ही ज़्यादा ताकतवर बनता जाएगा। मेन कैरेक्टर गुस्से में अपने मन में बोलता है कि आखिर इंसान एक स्टील के तरीके कैसे ही हो सकता है, तुम खूसट बुढ़े कहेंगे। वो टीचर बोलता है कि चलो तुम मेरे स्टूडेंट हो, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारे पास फिजिकल की कोई लिमिट ही नहीं है, तुम एक स्टील बन सकते हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ अब कुछ नहीं किया जा सकता है। और वो टीचर अपने मन में बोलता है कि टेस्लन, यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं होते हैं जो कि ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ जो हाई क्वालिटी का आयरन होता है वही स्टील के अंदर में बदल पाता है। तो फिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम लोग हैं जो कि स्टील लाइक फिजिक को पा पाते हैं, लेकिन तभी उस समय पर मुझे तुम मिले। और बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ ओशियन के बारे में सोचो, ऐसा सोचो कि ओशियन जो कि हर चीज़ को खा लेता है अपने अंदर, हर चीज़ को अपने अंदर समा लेता है, तो फिर भी वो बिल्कुल भी चेंज ही नहीं होता है। तुम्हारे अंदर भी एक ओशियन है, उस ओशियन को बाहर निकालो। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मेरे अंदर वो भी एक ओशियन और मेरे अंदर इतना ज़्यादा लोड भरा हुआ है, मुझे खुद ही नहीं पता है। आखिर ऐसी बकवास कौन ही पागल इंसान कर सकता है। और याद करता है कि द ओशियन अपने पुराने समय को, जहाँ पर वो ओशियन में अपनी प्यारी बाबू सीरीज के साथ में मस्त मौज मना रहा होता है। और सीन शिफ्ट होकर के थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उसका टीचर बोलता है कि चलो आज का पूरा काम हो चुका है, जाओ अंदर रेस्ट करो। और इसको सुनकर के टेस्लन बोलता है कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा पीटा गया लेकिन मैं मरा नहीं हूँ। और बोलता है कि थैंक यू इतने हार्ड वर्क के लिए, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और सीन शिफ्ट होकर के रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओ माय गॉड, गैरेल लीव्स और उसका फूल, क्या ये एक हीलिंग पोशन है? इवन अगर मैं सच बताऊं तो फिर इस हीलिंग पोशन की जो एक बोतल भी होती है वो भी 10 सिल्वर कॉइन की होती है, लेकिन यहाँ पर तो एक पूरा बाथ टब भर के है। मैंने ये सुना है कि जो क्वीन होती हैं वो दूध से नहाती हैं ताकि उनकी स्किन अच्छी हो जाए, लेकिन ये चीज़ तो इससे बिल्कुल भी कंपेयर ही नहीं की जा सकती है। और पूछता है कि आखिर इस मेडिसिनल बात के बारे में क्या है। तो टीचर बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हें स्टील को गर्म से ठंडा भी करना होता है ताकि वो अच्छे तरीके से मजबूत हो पाए। इसको सुन करके टेस्लन अपने मन में बोलता है कि पूरे दिन इतनी ज़्यादा कठिन ट्रेनिंग करने के बाद में जब तुम मौत से एकदम बच के वापस आ रहे होगे, उसके बाद में तुम यहाँ पर आकर के इस रिकवरी पोशन में बैठोगे और मैंने अपने ऑरा का यूज करके अपनी बॉडी को हील कर लिया है। और यहाँ पर देखा जाए जब तक तुम ऐसी ट्रेनिंग करोगे तो फिर तुम रात को आकर के जब इस बाथटब में बैठोगे तो जल्द ही तुम्हारी बॉडी तुरंत ही रिकवर हो जाएगी। और इसका मतलब ये है ये जो ट्रेनिंग मेथड है उतना भी ज़्यादा पागलों जैसा नहीं है। मैंने टेस्लन से खुद ब खुद फाइट करी है तो मैं जानता हूँ कि उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग थी। मैं पक्के तरीके से बोल सकता हूँ जो टेस्लन है वो रिपीटेडली पूरे जब से जवान हुआ था तब से ही इस ट्रेनिंग को कर रहा होगा। और अपने मन में बोलता है कि फ्यू, मैं पक्के तरीके से बोल सकता हूँ मैं पास्ट में आ चुका हूँ, लेकिन आखिर जो मैं हूँगा इस टाइम में मेरे साथ में क्या हुआ होगा। अगर जो राइफन हार्ट है वो क्या जवान वाला वो भी एग्जिस्ट करता होगा, क्या दोस्त आत्माएं वो भी एकदम सेम टाइम एंड स्पेस में रह सकती हैं। और अगर ऐसा है तो फिर मैं 2 कंक्लूजन पे आ रहा हूँ। पहला कि जो फ्यूचर का राइफन हार्ट यानी कि मैं जो कि टेस्लन की बॉडी में है, और दूसरा जो यंग राइफन हार्ट है वो दोनों के दोनों एक साथ ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। और सेकंड कंक्लूजन कि जो राइफन हार्ट की बॉडी है उसके अंदर मार्शल किंग टेस्लन की आत्मा है। सीन शिफ्ट होकर के अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका टीचर बहुत सारा मीट ले आता है और उससे कहता है कि ये सारा का सारा खा लो। और उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, कहीं वो उल्टा डिप्स मार रहा होता है, कहीं कुछ कर रहा होता है। और उसके बाद में बेड पे आसानी से लेट जाता है आकर और कहता है कि मैं टेस्लन की बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ हूँ। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मेरी पर्सनैलिटी कैसी बन जाएगी, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। अगर ऐसा रहा तो फिर हम लोग जो हमारी दूसरी सोल है वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। अगर कहीं हम दोनों एक साथ कांटेक्ट में आ गए तो फिर हम लोग के नेचर के साथ में क्या होगा।
हम लोगों का नेचर तो पूरे तरीके से बिगड़ करके रख जाएगा। और आखिर तब क्या होगा, जब टेस्लन मेरी बॉडी के ऊपर अपना पूरे तरीके से कंट्रोल कर लेगा तो वो डेफिनेटली ही मेरे पीछे ज़रूर ही आएगा। अगर टेस्लन की बात करी जाए, उसके पास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको स्ट्रेंथ से ही वो कुछ कर सकता है। वो अपनी उस कमज़ोर सी बॉडी के साथ में कुछ भी नहीं कर सकता है। और देखा जाए उसके लिए इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है कि वो मेरी बॉडी के साथ में इतना ज़्यादा ताकतवर बन पाए और अपनी जैसी बॉडी को बना पाए। लेकिन फिर भी वो टेस्लन है, उसने ये बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, तो वो ये आसानी से कर भी सकता है। एनीवे, मुझे जो सबसे अर्जेंट चीज़ है वो इस जेल से भागना है। आज मैं चीते की रफ्तार से भागूंगा। और भागता है लेकिन चीता पकड़ा जाता है। उसका टीचर बोलता है कि तुम 1-2 महीने से एकदम शांत थे, अब तुम दोबारा से मतलब 9वीं बार भागने की कोशिश कर रहे हो। अब तुम अगर एक भी बार और भागे तो फिर तुम बहुत जल्दी डबल डिजिट पे पहुंच जाओगे। इसको सुनकर के टेस्लन बोलता है कि मैं सच में बता रहा हूँ कि मैं ये जो बंदा है इसका नाम टेस्लन है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा नाम राइफन हार्ट है और मैं एक मैजिशियन हूँ। इसको सुनकर के जो टीचर होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो इस बार तुम्हारी बैक स्टोरी ये है। इसको सुनकर के टेस्लन चौंक जाता है। टीचर बताता है कि लास्ट बार तुमने कहा था कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो और तुम बता रहे थे कि तुम ड्रैगन और गॉड से भी मिले। टेस्लन हक्का बक्का हो जाता है और उसका टीचर बोलता है कि और हाँ, उससे पहले तुमने क्या कहा था कि तुम कहीं ईस्टर्न कॉन्टिनेंट हुआन एम्पायर से आए हो और वहाँ पर कोई जगह है मुरीम नाम की, उस जगह से आए हो, वहाँ के एक एक्टिव यंग मास्टर हो जो कि यहाँ पर रीइंकारनेट हो चुका है। कुछ ऐसा ही तुमने स्टोरी सुनाई थी। लेकिन फिर भी इस बार जो तुम्हारी स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग है। बहुत अच्छे, तुम झूठ बोलने में भी बहुत अच्छे होते जा रहे हो। ओके चलो जाओ, अब सो जाओ जा करके। और उसको पकड़ के खींच के ले जाने लगता है। टेस्लन मन में बोलता है कि तुम ओल्ड बूढ़े आदमी कहेंगे, मैं आज भले ही हार गया लेकिन फिर भी मैं किसी न किसी दिन पक्का ही सक्सेसफुल हो जाऊंगा। आज मैं मानता हूँ कि मैं इस प्रिजन से भाग नहीं पाया, लेकिन तुम ऐसा मत समझो कि तुम मुझे यहाँ पर हमेशा के लिए ट्रैप कर सकते हो। फिर से भागने की कोशिश करता है। उसका टीचर फिर से आकर के पकड़ लेता है। फिर पानी से भागने की कोशिश करता है। उसका टीचर फिर आके पकड़ लेता है और उसको ले जाते हुए बोलता है कि हे रुक जाओ, तुम अभी अगर ट्रेनिंग करोगे हार्ड तो फिर आगे जा करके तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। मेन कैरेक्टर मन में बोलता है कि मैं इस बंदे से अब थक चुका हूँ, अब मैंने भागने पर भी गिव अप कर दिया है। यहाँ पर एक डीमन किंग है, वो भी एक बार गिव अप कर देगा, लेकिन ये बंदा बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। और उसका टीचर बोलता है कि हम लोगों को 130 साल का एक्सपीरियंस है। कई सारे डिसाइपल यहाँ से भागने की कोशिश करते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी डिसाइपल ऐसा नहीं था हमारी हिस्ट्री में जो कि भाग पाया हो। टेस्लन अपने मन में बोलता है कि इवन अगर तुम लकी हो यहाँ से भाग जाने पे भी, लेकिन फिर भी ये बंदा तुम्हें कहीं ना कहीं पूरे कॉन्टिनेंट के अंत तक ढूंढ करके ले ही आएगा। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा ही रहेगा कि मुझे जब तक इसे परमिशन ना मिल जाए माउंटेन के लिए नीचे जाने की, और उसके बाद में मेरी जो प्यारी सी ज़िंदगी थी इस जेल में अच्छे से बीतने लगी। और ऐसे करते करते 2 साल बीत गए और फाइनली मैंने अपने ऑरा को अवेकन कर लिया। और अपने मन में बोलता है कि इवन जो साइरस था सॉर्ड सेंट, उसको बहुत ज़्यादा महान माना जाता था क्योंकि उसने 20 साल की उम्र में अपना ऑरा अवेकन कर लिया था। लेकिन मैं तो अभी 20 साल का भी नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैंने अपने ऑरा को अवेकन कर लिया। उसका टीचर बोलता है कि हे तुम शौक क्यों हो रहे हो, ये तुम्हारी ट्रेनिंग का नतीजा है। और चलो बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी, अब चलो नेक्स्ट ट्रेनिंग की तरफ में जाते हैं। तो मेन कैरेक्टर पूछता है कि आखिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या हम लोग नॉर्मल मार्शल आर्ट सीखने वाले हैं। और अपने मन में बोलता है कि तो फाइनली अब मेरे पास में एक चांस हो सकता है माउंटेन के नीचे जाने का। पूछता है कि आखिर अब हम लोग कौन सी ट्रेनिंग करने वाले हैं मास्टर उसका बोलता है कि चलो अब तुम मुझसे लड़ाई करने वाले हो। इसको सुन करके उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है और उसके बाद में वो बहुत पीटा जाता है। बताता है कि ऐसे करते करते 3 साल और बीत गए। सीन शिफ्ट होकर के एक जगह का सीन दिखाया जाता है। टेस्लन एक झरने के नीचे एक पत्थर के सामने खड़ा होता है और चिल्लाता है कैलेमिटी हॉर्न। उसका बहुत सारी एनर्जी को जमा करता है अपने हाथ में और झाड़ से मुक्का लगाता है सामने की तरफ में, जिससे वो पत्थर सामने वाला पूरे तरीके से टूट जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तो मैं अब इस 3rd स्टेज पर पहुंच पाया हूं, मुझे थोड़ा ज़्यादा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और इसके बारे में बताता है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर पंच है, सच में ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से किसी को भी मार सकता है और मुझे किसी भी तरीके से 4th इसके स्टेज पर पहुंचना है।
कैलेमिटी हॉर्न, इसके बारे में ये बताया जाता है कि अगर तुम इसके 9th स्टेज यानी कि फाइनल स्टेज पर पहुंच जाओगे तो फिर तुम इवन आसानी से जो गॉड्स हैं उनको भी मार सकोगे। और पिछली ज़िंदगी में टेस्लन 7th स्टेज पर पहुंच पाया था और इवन जो मास्टर गैरार्ड हैं वो भी अभी तक 8th स्टेज पर ही पहुंच पाए हैं। और जो मास्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि मुझे एटलीस्ट 4th स्टेज पर तो पहुंचना ही पड़ेगा अगर मुझे माउंटेन से नीचे जाना है। और अभी वो कहीं टाउन में गए हैं तो मेरे हिसाब से उनको टाइम लगने वाला है अभी वापस आने में। तो क्या मेरे पास में इस समय पर अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने पिछली ज़िंदगी का जो मैजिक है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर पाऊँ और थोड़ी सी एनर्जी लगाता है, अपना हवा जैसा एक गोला टाइप में बनाता है, सामने की तरफ में अटैक करता है लेकिन सामने वाले पेड़ पे कोई भी इफेक्ट ही नहीं होता है। वो कहता है कि मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, ये जो मसल वाली बॉडी है इसमें माना अच्छे तरीके से रुक ही नहीं पा रहा है, कुछ करा नहीं जा सकता है। तभी चौंक जाता है और कहता है कि ये एनर्जी एक इंसान की बिल्कुल भी नहीं है, क्या ये एक ऑर्क है? सामने से दिखाया जाता है एक ऑर्क आ जाता है और वो बोलता है कि ह्यूमन ऐसा प्रिटेंड करो जैसा कि तुमने मुझे देखा ही नहीं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था ये एक ऑर्क है। इसके साइज को देख करके कहा जाए ये पक्का ही 3 या 4 साल का होगा। और क्या ये कहीं से भाग के आ रहा है जैसे कि अरीना से? और वो बोलता है कि अगर तुम ऐसे दिखाओगे जैसे कि तुमने मुझे देखा ही नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं इंसान। मेन कैरेक्टर बोलता है कि बहुत अच्छे, ये मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर रहा है और पूछता है कि हे यंग ऑर्क, क्या तुम्हें कोई चेज़ कर रहा है? इसको सुन करके वो ऑर्क बोलता है कि हे, तुम्हारे जैसे इंसान ने मेरी लैंग्वेज ऑफ ग्रेस को कैसे सीखा? इसको सुन करके टेस्लन बोलता है कि ये भाग्य की बात है। इसको सुन करके वो बोलता है कि सही में ये भाग्य की ही बात है कि हम लोग यहाँ पर मिल पाए। और बोलता है कि तुम एकदम सही बोल रहे हो, मुझे पीछे से लोग चेज़ कर रहे हैं। इसको सुन करके टेस्लन बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? तो वो ऑर्क बोलता है कि तुम्हें लैंग्वेज ऑफ ग्रेस के बारे में पता है, तुम मेरे भाई के तरीके हो और मैं अच्छे से सेंस कर सकता हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। लेकिन डियर ब्रदर, क्या तुम्हें अगर मेरी तुम मदद करोगे तो ये क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा डेंजर में नहीं डाल देगा? मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर लेता है, लगता है ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लड लाइन से आता है। और बोलता है कि वेल, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में एबिलिटीज़ हैं तुमको छुपाने की, तो मुझ पर भरोसा करो। और अपने मैजिक का यूज करता है, एक पोर्टल को खोल देता है और कहता है कि मेरा मैजिक तुम्हारी प्रेजेंस को छुपा देगा। इसको सुन करके वो और एकदम चौंक जाता है और बोलता है कि मिस्टर सेवियर, क्या सच में आप एक मैजिशियन हैं? इसको सुन करके टेस्लन बोलता है क्या ये अजीब है कि मेरे लिए कि अगर मैं एक मैजिशियन बन जाऊँ? तो इसको सुन करके वो बोलता है कि लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन थैंक यू, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू। और अंदर चला जाता है। पीछे टेस्लन देखता है, वहाँ से कुछ लोग आ रहे होते हैं और बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, क्या हम लोग को कुछ सिल्वर के सिक्कों की वजह से बस यहाँ पर इधर उधर इतनी ज़्यादा मुसीबत को झेलना पड़ रहा है? वहाँ पर वो लोग आते हैं और पूछते हैं कि ओए तुम सामने वाले यंग जवान लौंडे, क्या तुमने कोई एक ऑर्क को देखा है यहाँ से भागते हुए? दूसरा पीछे से बोलता है कि हम लोग तुम्हें गोल्ड कॉइन भी दे देंगे अगर तुम हम लोग को बताओगे। इसको सुनकर के उनका लीडर जो आगे चल रहा होता है वो बोलता है कि ओए तुम ये क्या बात कर रहे हो, गोल्ड कॉइन? हम लोग के पास तो घंटा है ही नहीं। इसको सुनकर के उसका दूसरा वाला बोलता है कि कोई भी उसको नहीं देने वाला है, बस हम लोग ऐसे ही बकवास कर रहे हैं और उसकी बातों को सुन करके उसको इग्नोर करके यहाँ से भाग जाएंगे। तो इसको सुनकर के टेस्लन बोलता है कि नहीं, मुझको नहीं पता है। वो लीडर बोलता है क्या सच में? तभी उनका एक पीछे से मेंबर वो बोलता है कि यहाँ पर ऑर्क के फुट स्टेप उधर तरफ जा रहे हैं। तो उसका लीडर बोलता है कि चलो गाइज उधर ही तरफ चलते हैं। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि कितनी गलत बात है, उसके फुट स्टेप अभी तक गायब नहीं हुए हैं और बोलता है कि ये मेरी जगह है तो फिर मैं तुम लोगों को यहाँ पर आने नहीं दे सकता हूँ। इसको सुन करके वो बंदा चिल्लाता है कि हे, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुम्हारे जैसे एक इंसान की हम लोग को रोकने की हिम्मत कैसे हुई? तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है कि ब्राइट, इसको देख करके ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता है। इसको सुन करके वो बंदा बोलता है कि यहाँ पर हम लोग 10 से भी ज़्यादा लोग हैं तो हम लोग को इस छोटे से बच्चे से डरने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं है और तुम्हारी बॉडी सच में बहुत ज़्यादा सुपर है। वेल, फिर भी इससे क्या ही मतलब है, तुम एक छोटे से बच्चे हो। मेन कैरेक्टर कुछ मैजिक का यूज करते हुए अपने टीचर की बात को याद करता है और बताता है कि जो फीस्ट है वो सबसे ज़्यादा डेडली वेपन है, तो अगर हम लोग को किसी को मारना नहीं है तो फिर हम लोग को क्या करना चाहिए?
तो उसका टीचर बोलता है कि तुम्हें बस उनको थोड़ी सी मर्सी, दया दिखाने की ज़रूरत है। तुम्हें बस अगर दया दिखाना है तो फिर तुम्हें अपने खाली मुक्का का ना यूज करके बल्कि एक वेपन का यूज करना है। और एक वेपन को निकाल लेता है, बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें इससे मारूंगा जिससे तुम मरोगे नहीं। और बताता है कि ये जो जिम ट्रेनिंग जिस पे मैं जा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें हाथों को ही मजबूत किया जाता है, यहाँ पर कुछ वेपन के बारे में भी सिखाया जाता है। लेकिन वो जो वेपन है ऐसे सिखाया जाता है जिससे कि किसी को भी मौत की दिक्कत ना हो, कोई भी मरे ना उससे। और जाता है उनको कटाकट पीटना चालू कर देता है। 2-4 लोग उसको एक साथ अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन सबको वो उड़ा के फेंक देता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन ये जो क्लब है इसका मेन पर्पज ये नहीं है कि तुम इस वेपन का यूज करो ताकि तुम किसी से लड़ पाओ, नहीं, इसका सीधा मतलब ये है कि तुम अपने डिसाइपल को आगे जा कर के ट्रेन कर पाओ। और लगातार पीट रहा होता है। तभी पीछे से एक बंदा आता है, उसके स्वॉर्ड से अटैक करता है, उसकी स्वॉर्ड ही टेढ़ी हो जाती है। टेस्लन उसके भी एक मारता है और अपने मन में बोलता है कि क्या एक स्वॉर्ड भी मेरी बॉडी को चीर नहीं पाई? हाँ, पता है ये मेरी बॉडी है, लेकिन क्या ये इंसानी बॉडी ऐसा कर भी सकती है? और उनको खटाखट पीटना चालू कर देता है। और फाइनली सिर्फ और सिर्फ उनका बॉस ही बचा होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग मरने नहीं वाले हो। वो बंदा बोलता है कि तुम कमीने बास्टर्ड कहेंगे, तुम अपना नाम बताओ। टेस्लन बोलता है कि लगता है तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि तुम किस सिचुएशन में हो। जब तुम्हारे दोस्त इतने ज़्यादा चोट खाए हुए पड़े हैं तो ये अच्छा नहीं है कि तुम एकदम ठीक ही रहो। और उसके भी एक मारता है और बोलता है दफ़ा हो जाओ। वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि उनको पीटने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है कि ये इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। शायद से मुझे भी कुछ डिसाइपल को अपने नीचे ले लेना चाहिए, और जैसे टीचर मुझे कूटते हैं वैसे ही मुझे भी उनको कूटना चाहिए। और अपने मन में बोलता है कि मुझे ये पता भी नहीं चला, लेकिन मैं उनकी जो जिम ट्रेनिंग थी उससे थोड़ा इन्फ्लुएंस होने लगा। तभी पीछे से वो ऑर्क आता है और बोलता है थैंक यू सेवियर। और मेन कैरेक्टर के सामने झुक जाता है और बोलता है कि मैं इस दिन को अपनी ज़िंदगी के अंत तक बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला हूँ। मैं पक्का ही आपकी जो दया है उसको वापस करूँगा। तो टेस्लन बोलता है क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, तुम एक वॉरियर जो कि मेरे सामने इतनी आसानी से अपने सर को झुका रहे हो? तो वो ऑर्क बोलता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को बचाया है और मेरे लिए एक नए रास्ते को खोला है। तुम मेरे एक टीचर के समान हो, और जब समय आएगा तो मैं अपनी स्वॉर्ड का यूज करूँगा तुम्हारे लिए। मेन कैरेक्टर अपने मन में बताता है कि जो ऑर्क है उनका कल्चर ऐसा होता है, उसमें एक टीचर को उसके गाइड के तरीके समझा जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। और ऐसा ही समझ लो जैसे कि एक लॉर्ड किसी नाइट की सेवा करता है, ऐसे ही उनकी सेवा करी जाती है। और वो पूछता है कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ सेवियर? इसको सुन करके टेस्लन बोलने वाला होता है मेरा नाम है टेस, फिर रुक जाता है और कुछ सोच करके बोलता है मेरा नाम है राइफन हार्ट वॉल्ट एंथ्रस। इसको सुन करके वो ऑर्क बोलता है कि राइफन हार्ट वॉल्ट एंथ्रस, अच्छा मैं इस नाम को पूरे अच्छे तरीके से याद रखूँगा। तो क्या हम लोग को भी इसको राइफन आर्टी बुलाना चाहिए? क्योंकि टेस्लन थोड़ी, चलो ठीक है, देखते हैं आप लोग कमेंट जो बता देना कि इसको राइफन आर्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर टेस्लन। और बोलता है टेस्लन कि ये जो दुनिया है वो पूरे तरीके से इंसानों से बिलोंग करती है, तो अब तुम कहाँ जाने को सोच रहे हो? तुम्हारे दिमाग में कोई डेस्टिनेशन है? इसको सुन करके वो ऑर्क बोलता है कि ये कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो पक्का ही एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर मेरी ये बॉडी रेस्ट कर सके। मैं पक्का ही मरना ज़्यादा पसंद करूँगा एक स्लेब के तरीके जीने से। इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि यहाँ पर एक लार्चिड माउंटेन की जगह पर जब तुम साउथ की तरफ में जाओगे तो तुम्हें एक नेमलेस वेस्ट लैंड मिलेगा, और कुछ लोग उनको लैंड ऑफ ट्रायल्स भी बुलाते हैं। तो तुम वहाँ पर जब जाओगे, मैंने सुना है वहाँ पर ऑर्क की एक प्रजाति छुपी हुई है, द ब्लू बियर ट्राइब। तो वो वहाँ से भागने लगता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि वहाँ मैं भूल ही गया, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? इसको सुनकर के वो बंदा मुड़ के पीछे देखता है और बोलता है कि मैं क्रोता का बेटा हूँ और लेटस एक्स का उत्तराधिकारी हूँ, मेरा नाम है तैथेड। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और बोलता है कि ओ क्या ये बंदा सच में तैथेड था? वन ऑफ द 4 हेवनली किंग्स, ग्रेट वॉरियर तैथेड। ये एक ऐसा इंसान था जो कि ब्लू बियर ट्राइब का चीफ था। आगे जा कर के ये वहाँ का सबसे ज़्यादा ग्रैंड चीफ कैप्टन बनने वाला था। क्या सच में ओरिजिनल स्टोरी में जो टेस्लन था वो तैथेड से पहले ही मिल चुका था? देखा जाए इसकी पर्सनैलिटी के अनुसार तो पक्का ही उस ऑर्क की मदद तो बिल्कुल उसने नहीं करी होगी।
और ऐसा लगता है कि जो भाग्य है वो पहले से थोड़ा सा बदल चुका है। चाहे जो भी हो, ये जो भाग्य का एनकाउंटर था ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसको देखता है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और पुरानी अपनी बातों को याद करता है। सभी के सभी लोग पहले उस टैथेड को याद करता है, फिर वो जो एक दूसरा वाला बंदा होता है पता नहीं उसको याद करता है, और तीसरी अपनी ऑफिलिया बतले तो इसका नाम क्या था, सिरिस, हाँ इसको याद करता है, और एक बुढ़ा बंदा और होता है इसको याद करता है। फिर अपने आप को याद करता है और कहता है कि चलो अब किसी न किसी दिन दोबारा से मिलते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे ब्रेव डिसेंडेंट जिन्होंने मेरी मदद करी। फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और टेस्लन बताता है कि इसी के साथ में फिर से 6 महीने बीत गए जब एकदम से मेरा टैथेड से सामना हुआ था। उसके बाद में दिखा जाता है अभी इस टाइम पे उसका मास्टर आता है उस पर अटैक करने के लिए। इसके मास्टर का नाम गेरार्ड है, ठीक है। और इसको देख करके टैथेड बोलता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक है, क्यूआई बुलेट, और अपना वो स्पाइरल गार्ड का यूज करता है उसके अटैक को डिफेंड करने के लिए। गेरार्ड बोलता है कि बहुत अच्छे, तुम्हारा जो स्पाइरल गार्ड है वो पहले से ताकतवर हो चुका है, और सच में मुझे अच्छे से याद है जिस दिन मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटा था तब तुम कह रहे थे कि मैं टेस्लन नहीं बल्कि राइफन हार्ट हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कल की ही बात थी। इसको सुनकर के टेस्लन बोलता है कि आखिर तुम ऐसी चीज़ को इस समय पर सामने क्यों ला रहे हो मास्टर, जबकि जिसके लिए 6 साल बीत चुके हैं। इसको सुनकर के वो बोलता है कि हाँ, जब से मैंने तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट किया है अब 10 साल बीत चुके हैं और तुम पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो, लेकिन आखिर तुम इतने ज़्यादा छोटे क्यों हो। टेस्लन बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है छोटे, मैं 190 सेंटीमीटर का हूँ। तो उसका टीचर बोलता है कि बकवास करना बंद करो, हमारा जो जिम अनब्रेकेबल के जो भी मेंबर होते हैं उनकी हाइट एटलीस्ट 200 सेंटीमीटर तो होती है, आखिर तुम इतने ज़्यादा छोटे क्यों हो। ये बताओ, जो मैंने तुम्हें ब्रीथिंग टेक्निक दी थी क्या तुम उसका अच्छे से यूज कर रहे हो। टेस्लन अपने मन में बोलता है कि वेल, अगर देखा जाए जो मेरी पिछली ज़िंदगी में टेस्लन था वो भी 230 सेंटीमीटर का था ही, और बोलता है कि मेरे हिसाब से मास्टर ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है बॉडी का कि मेरी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और अपने मन में बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं पहले से ही इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ, कहीं मैंने अगर उस टेक्निक का यूज किया तो मैं एकदम मॉन्स्टर के समान बन जाऊँगा, मैं उसका बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाला हूँ। तो उसका मास्टर गेरार्ड बोलता है कि ठीक है चलो अब ये हो चुका है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पास में ताकत होना ज़रूरी है, चाहे तुम भले ही छोटे हो। चलो अब मुझे फाइनल रिजल्ट दिखाओ। दिखा जाता है टेस्लन पूरे तरीके से तैयार हो जाता है, हवा में जाता है एकदम आइकॉनिक तरीके से और चिल्लाता है कैलेमिटी हॉर्न, अपने हाथों में पावर लाता है, फिर नीचे की तरफ में आना स्टार्ट कर देता है बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से। वो उसने 4th जो सुपर पोजीशन मतलब 4th स्टेज होता है उसको भी पा लिया होता है, उससे एकदम से अटैक करता है नीचे एक झील के पत्थर पे, जिससे पूरी की पूरी झील से जो पानी होता है पूरा ऊपर आ जाता है। इसको देख करके उसका गेरार्ड टीचर बोलता है कि हा 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 एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, अब कोई भी तुम्हें इसके साथ में पीट नहीं पाएगा, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। मैकडेक्टा भी बोलता है कि बहुत अच्छे, मैं 4th स्टेज पर पहुंच चुका हूं। और गेरार्ड बोलता है कि तो ऐसा लगता है अब ये टाइम आ चुका है तुम्हारा इस जगह से बाहर जाने का और बाहर की दुनिया को देखने का। इसको सुनकर के टेस्लन बोलता है कि माफ़ करना, और टीचर बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया इतने समय तक रुकने के लिए। राइफन हार्ट मेरे डिसाइपल, अब तुम अपनी जैसी ज़िंदगी को जीना चाहते हो वैसे जी सकते हो, और मैं दूसरे से अलग हूँ, चाहे तुम अच्छी राह को चुनो या फिर बुरी राह को, तुम जैसी चाहो वैसी ज़िंदगी को जी सकते हो, यही तुम्हारा प्राइज है, तुमने जो इतनी ज़्यादा खतरनाक ट्रेनिंग को अभी तक रोक करके रखा। और वो बोलता है टेस्लन कि मास्टर गेरार्ड, और गेरार्ड बोलता है कि जो हमारे पिछले मास्टर थे जिन्होंने मुझे मार्शल आर्टिस्ट सिखाई थी 60 साल पहले, उन्होंने मुझसे 3 बातें कही थी। पहली चीज़ दिखाया जाता है उसका मास्टर बोलता है कि पहली चीज़ सुनो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा जितना भी तुम रुपए चाहो उतना कमा सकते हो, लेकिन कभी भी अन्याय तरीके से मतलब अनजस्टिस के तरीके से जो भी रुपए कमाया हो उसको मत लेना। इसको सुनकर के गेरार्ड बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने सोचा कि आपने कहा था कि मैं एक विलन भी बन सकता हूँ तो मैं ऐसा क्यों ना करूँ। इसको सुनकर के उसका मास्टर बोलता है कि मैं ये चीज़ इस वजह से बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट तुम एक डिग्निफाइड विलन तो बनो, मतलब तुम्हारी भी कुछ रिस्पेक्ट होनी चाहिए और तुम्हारा भी एक स्टाइल होना चाहिए, एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा सा अलग बनना पड़ेगा। इसको सुनकर के गेरार्ड बोलता है सच में ये बड़ी ही अजीब चीज़ है। उसका टीचर बोलता है कि और हाँ दूसरी चीज़, उसके अलावा हमेशा ही तुम ऐसे लोगों की तरफ में खड़े रहना जिनको कि अनजस्टली
ट्रीट किया जाता हो जब भी पॉसिबल हो पाए। और ये क्या अच्छा नहीं रहेगा कि तुम्हें लोग तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करें और रिस्पेक्ट करें। इसको सुन करके टेस्लन का मास्टर मतलब गेरार्ड बोलता है कि क्या आपने कहा अनजस्टली ट्रीटेड, क्यों आपने कमज़ोर क्यों नहीं कहा। इसको सुन करके वो बोलता है कि इवन यहाँ पर देखा जाए ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि जो कमज़ोर लोग हैं उनको अनजस्टली ही ट्रीटेड किया जाता है। आफ्टर ऑल इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि तुमसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। आखिर तुम ये कैसे पता लगाओगे कि तुम ज़्यादा ताकतवर है, कौन कमज़ोर है कौन ताकतवर है, ऐसे तुम कैसे ही पता लगा पाओगे। और तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो हमारी मार्शल लेगेसी है जिम अनब्रेकेबल की, उसको तुम्हें आगे किसी भी ना किसी तरीके से दूसरे को देनी ही है। तुम्हें एक डिसाइपल बनाना पड़ेगा और अच्छे से उसको पूरे तरीके से ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। इसको सुनकर के टेस्लन बोलता है कि हाँ मास्टर, मैं इसको अपने दिल में बसा के रखूँगा। और गेरार्ड उसको एक थैली देते हुए बोलता है कि ये वैसे आसान नहीं होगा, तुम एक टैलेंटेड बंदे को ढूंढ पाओ, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी भर उसको ढूंढना है और किसी न किसी तरीके से जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको किसी भी तरीके से जाने नहीं देना है। और लो, ये तुम्हारे कुछ कपड़े हैं और जाने के लिए थोड़े से रुपए। इसको सुनकर के टेस्लन बोलता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ 30 सिल्वर के सिक्के? मैंने सोचा था आपके पास में इतनी ज़्यादा संपत्ति है तो उसमें से कुछ ना कुछ तो थोड़ा ज़्यादा मुझे मिलेगा ही। इसको सुनकर के उसका मास्टर बोलता है कि हमारे मार्शल क्लैन में पेमेंट पहले से ही तय है कि जो भी इस माउंटेन से नीचे जाता है, इस समय पर तो हम लोगों ने जो माउंटेन का नीचे जाने वालों को जो फंड होता है उसको बढ़ा दिया है, वरना जिस समय पर मैं था मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 25 सिल्वर के सिक्के ही मिले थे। और बोलता है कि ये लो तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा मैंने स्टेलार्ड माउंटेन की जगह पर रखा हुआ है। तुम इस मैप से सारी की सारी लोकेशन को ढूंढ सकते हो और तुम जब भी तुम्हें टाइम मिले तो तुम यहाँ पर आ भी सकते हो। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है टेस्लन वहाँ से जा रहा होता है और बोलता है क्या ये सच में ठीक रहेगा कि मैं माउंटेन से नीचे चला जाऊँ? सच में क्या मैं इस जगह से फ्री हो रहा हूँ? तभी पीछे से बहुत तेज़ से एकदम से आग जैसी निकालती है, जिसको देख करके मैक्रोटो बोलता है कि मम्मी। और दिखाया जाता है पीछे से उसका मास्टर बोल रहा होता है, जाओ मेरे डिसाइपल, तुम्हें बिल्कुल भी दुख सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग अलग हो रहे हैं। तुम्हें एकदम स्टील के तरीके जाना है बिना किसी दिक्कत के, और तुम हमारी इस दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट टीचिंग के इनहेरिटर हो। और बहुत मेरा मतलब ख़तरनाक तरीके से लग रहा होता है और इसको देख कर के टेस्लन बहुत ज़्यादा घबरा के वहाँ से भागने लगता है। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है दो लोग होते हैं, जिनमें से पीछे वाला बोलता है कि विलेज हेड ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। वो बोलता है कि लेकिन मुझे ये कहना ही पड़ेगा, इवन भले ही वो एक नोबल है और सामने एक नोबल होता है। वो बोलता है कि क्या हो गया विलेज मास्टर, तो क्या बात है? इसको सुन करके विलेज मास्टर बोलता है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी आपने खाना आना खाया है, जो भी आपके नाइट्स ने खाया है, तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट तो देना ही चाहिए। तो इसको सुन करके वो बोलता है कि ये कमीने बास्टर्ड कहेंगे, और एक सिक्का दे देता है गोल्ड का और बोलता है कि मेरे हिसाब से ये इनफ रहेगा। और अपने मन में बोलता है कि मेरे हिसाब से उन लोगों ने तो कभी एक सोने का सिक्का देखा भी नहीं होगा, उनको तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आभारी होना चाहिए। और इस पे विलेज चीफ कहता है कि सर ये उससे बहुत ज़्यादा दूर है जितना कि आपको पे करना है। इसको सुनकर के वो नाइट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक नोबल हूँ तो मुझे मार्केट के प्राइस नहीं पता हैं? और उस पर अटैक करता है। पीछे आ जाता है। सभी के सभी लोग उसको देख करके अपने मन में कहते हैं कि ये लोग एक लुटेरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इनको नाइट तो बिल्कुल कहा ही नहीं जा सकता है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कुछ रुपए की वजह से हम लोगों के जो घर थे उनको अपने अंडर में कर लिया, और अब ये जो इतना सारा ट्रांसपोर्टेशन और लेबर का कॉस्ट है, क्या ये लोग इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं? हम लोगों को कितने सारे रुपए की ज़रूरत है। तभी पीछे से कोई बोलता है क्या हो गया एडवर्ड? तो सामने वाला नाइट एडवर्ड बोलता है कि कुछ भी नहीं है यंग मास्टर स्टीफन। तो स्टीफन बोलता है कि सच में ये लोग बहुत ज़्यादा घमंडी हो चुके हैं, इसी वजह से मैंने कहा है तुम्हें ऐसे कमज़ोर लोगों को बिल्कुल भी दया दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों को ये भूल जाते हैं कि आखिर इनकी जगह कौन सी है। तो इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड होता है। और वैसे इसके आगे का भी मेरे पास में चैप्टर बना हुआ पड़ा है, लेकिन बात ये सी है कि देखते हैं कैसा क्या रिस्पांस आता है, उसी हिसाब से अगला एपिसोड डालेंगे। क्योंकि कुछ स्टोरी देख लो जैसी तुम्हें लग रही है, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी बोरिंग लग रही है इस समय स्टोरी। तो तुम लोगों के हिसाब से जैसा तुम लोग बताओगे वैसे ही मैं डाल दूंगा, ठीक है? तो आप लोगों को बताना है। तो इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और सॉरी ज़्यादातर 2 या 3 दिन और ऐसे ही थोड़ा रहेगा, रेगुलर वीडियो नहीं आ पाएंगे। उसके बाद में 3 दिन बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, तो लगातार थोड़े बहुत वीडियो आने लगेंगे, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।